हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर रवि परिहार। आज मैं आपके सामने बीएससी पार्ट 1 के तीसरे पेपर टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म व पैलियोबोटनी का एक टॉपिक फॉसिलाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ फॉसिल यानी जीवाश्मी भवन एवं जीवाश्मों के प्रकार लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। जीवाश्मी भवन क्या होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर पादप जीवन लगभग 1 अरब वर्ष पहले से उपस्थित था और इन्हीं पुरातन पादप जीवन का अध्ययन करना पूरा वनस्पति कहलाता है। यानी कि ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पैलियोबोटनी यानी कि पूरा वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आता है। पुरानी वनस्पति यानी कि पहले, आज से करोड़ों लाखों अरबों वर्ष पूर्व यानी कि पुराने समय में किस प्रकार की वनस्पति पृथ्वी पर उपस्थित थी, उन सभी का अध्ययन करना पैलियोबोटनी के अंतर्गत आता है। यह अध्ययन जीवाश्मों की सहायता से किया जा सकता है। यानी कि इस अध्ययन के लिए हमें जीवाश्म चाहिए, यानी कि पादप जीवाश्मों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम पूरा वनस्पति कहते हैं। जीवाश्म पैलियोबोटनिकल एविडेंसेस उपलब्ध करवाते हैं कि पुराने समय में किस प्रकार की वनस्पति थी और किस प्रकार के पौधों से कौन से प्रकार के पौधे बने हैं। तो इस प्रकार की जानकारी हमें जीवाश्मों के माध्यम से मिलती है और यह जीवाश्म जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में प्रिजर्व रहते हैं या प्रिजर्व हैं। यानी कि जितने भी जीवाश्म है वो हमें मिलते हैं वो सभी अवसादी प्रकार की चट्टानों में हमें मिलते हैं। जीवाश्मी भवन क्या होता है? व्हाट इज फॉसिलाइजेशन? तो जीव अथवा उनके विभिन्न अंगों की जीवाश्म के रूप में परिरक्षित होने की प्रक्रिया जीवाश्मी भवन कहलाती है। कि जो जीव हैं यानी कि पौधे हैं अथवा उनके जो पार्ट्स हैं, प्लांट पार्ट्स हैं, उनके फॉसिल के रूप में प्रिजर्व होने की प्रोसेस जो है, प्रक्रिया जो है वो जीवाश्मी भवन कहलाती है। और पौधों में जीवाश्मी भवन की प्रक्रिया के संबंध में 2 सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। एक सिद्धांत है रिप्लेसमेंट थ्योरी यानी प्रतिस्थापन सिद्धांत, जबकि दूसरा सिद्धांत है इनफिल्ट्रेशन थ्योरी यानी कि अंतःस्यंदन सिद्धांत। सबसे पहले हम रिप्लेसमेंट थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। प्रतिस्थापन सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार पौधे का जीवाश्मी भवन उसमें उपस्थित पदार्थों के अणुओं का मिट्टी के घोल में उपस्थित खनिजों के अणुओं के द्वारा प्रतिस्थापन से होता है। अर्थात कि जो पौधे के अंदर पदार्थ के अणुओं का जो अणु है पदार्थों के पौधे के अंदर उपस्थित, वो उनका जो प्रतिस्थापन है वो मिट्टी के घोल में उपस्थित खनिज के अणुओं के द्वारा हो जाता है, रिप्लेसमेंट। तो उस प्रकार से जो है वो फॉसिलाइजेशन यानी कि फॉसिल्स बनते हैं, ये एक ऐसा मत है। यह प्रतिस्थापन पौधों के ऊतकों में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के जल अपघटन अथवा अपक्षयन के कारण होता है। दूसरा सिद्धांत है अंतःसंध्यन सिद्धांत या इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार जीवाश्मी भवन कोशिका वृत्ति द्वारा खनिज पदार्थों के अंतःसंध्यन तथा अवक्षेपण के कारण हुआ है। भूमि में दबने के पश्चात पौधे का आंशिक विघटन होता है और इस प्रक्रिया में विमुक्त कार्बन अंतःसंचित कैल्शियम और मैग्नीशियम आदि से मिलकर इनके कार्बोनेट बनाता है। अंतःसंध्यन द्वारा जीवाश्मी भवन की प्रक्रिया कोशिकाओं में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के विघटन पर भी निर्भर करती है। अगर हम बात करें कि जीवाश्मी भवन की प्रक्रिया अनेक फैक्टर्स या कारकों से प्रभावित होती है, तो उसमें कुछ फैक्टर्स की अगर बात करें कि जो फॉसिलाइजेशन या जो फॉसिल्स बनते हैं वो किन किन कारकों के द्वारा प्रभावित हो सकते हैं, तो उसमें मुख्य और पहला कारण जो है वो कि पौधे की मोटाई क्या है, कठोरता कितना हार्ड है वो और कितना सॉफ्ट है। इस पर डिपेंड करता है कि इस पर डिपेंड करेगा कि जो उसका फॉसिल कितना अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है पौधे के अवसादी चट्टानों में दबने की तीव्रता। यदि पौधा चट्टानों में तीव्रता से दबेगा तो उस पर जीवाणुओं का प्रभाव भी कम होगा और वो विघटित होने से बच जाएगा। इसके विपरीत यदि अधिक समय तक चट्टानों में न दबने पर इनका जीवाणुओं के द्वारा विघटन होने की संभावना ज्यादा रहेगी और ये जीवाश्मी भवन यानी कि उनका फॉसिल्स नहीं बन पाएगा। तो तीसरा जो कारक है वो हो सकता है कि
पौधे के दबने के पश्चात चट्टानों में होने वाले परिवर्तन। पौधे की मिट्टी में दबने के पश्चात चट्टानों में होने वाले परिवर्तन भी जीवाश्म भवन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। और लास्ट है परिरक्षित पौधे में खनिज भवन की सीमा। जो परिरक्षित पौधा प्रिजर्व पौधा है उसमें मिनरलाइजेशन की कितनी सीमा है वो भी जीवाश्म भवन को प्रभावित करती है। यदि खनिज भवन भलीभांति हो जाए यानी कि वो अच्छे से हो जाएगा, इस प्रकार बने जीवाश्म अध्ययन की दृष्टि से भी उपयोगी होते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा यानी कि मिनरलाइजेशन अच्छा नहीं होगा तो वो अच्छी क्वालिटी के फॉसिल्स नहीं बन पाएंगे। अब हम टाइप्स ऑफ फॉसिल्स की बात करें कि जीवाश्म के प्रकार की हम बात करें तो प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीवाश्म पाए जाते हैं। इनके में से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं जिनका कि हम अध्ययन करेंगे। पहला है संपीड़ित जीवाश्म जिसे हम इंग्लिश में कंप्रेशन फॉसिल्स भी बोलते हैं। दूसरा है अश्मीभूताश्म यानी कि पेट्रिफैक्शन फॉसिल। तीसरा है परपटाश्म इंक्रस्टेशन फॉसिल। चौथा है मुद्राश्म इंप्रेशन फॉसिल। पांचवा है सहन जीवाश्म कॉम्पैक्टेशन फॉसिल्स। इसके अलावा है कोलबोल्स, एम्बर व कूट जीवाश्म स्यूडोफॉसिल्स। सबसे पहले अगर हम बात करें कंप्रेशन फॉसिल्स यानी कि संपीड़ित जीवाश्म की, तो ये सबसे सामान्य प्रकार के जीवाश्म हैं। आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये सबसे सामान्य प्रकार के चट्टान के ऊपर आपको एक पत्ती की फॉसिल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो जीवाश्म हैं सबसे सामान्य प्रकार के जीवाश्म हैं। जैसा कि नाम से हमको पता चल रहा है कि इन जीवाश्मों का निर्माण पौधे अथवा उसके अंगों के सेडिमेंट्री यानी कि अवसादों में दबने के फलस्वरूप हुआ है कि वो जब सेडिमेंट्स में दब जाएंगे पौधे अथवा उसके पार्ट्स, तो उनका इस प्रकार के फॉसिल्स का फॉर्मेशन होता है। दबे हुए अंग अवसादों के दबाव और उसके कंप्रेशन के कारण फ्लैट चपटे हो जाते हैं, परंतु यदि संपीड़ित पादप अंग पतला व चपटा जिस प्रकार की पत्ती हो तो उनके आकार में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा और ये जीवाश्म अवसादों के बीच एक कार्बनिक परत के रूप में मिलते हैं तथा इनमें कोशिका के संरचनात्मक विवरण परिरक्षित नहीं होते। इन जीवाश्मों का उपयोग जीवाश्म पौधों की बाह्य आकार का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये चपटे एकदम दब जाएंगे। अगर कोई बड़ा पार्ट भी है मान लो तो वो क्या होगा, एकदम फ्लैट हो जाएगा, तो इसके अंदर की संरचना हम अध्ययन नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाह्य आकार के अध्ययन के लिए इस प्रकार के जीवाश्म उपयुक्त होते हैं। जैसे चित्र में आप देख पा रहे हैं कि इस चट्टान के ऊपर पत्ती का जो है वो जीवाश्म लीफ का जीवाश्म है कंप्रेशन प्रकार का। दूसरा इसमें प्रकार है पेट्रिफैक्शन फॉसिल्स या अश्मीभूताश्म। तो ये वे जीवाश्म होते हैं जिनमें बाह्य स्वरूप और आंतरिक संरचना दोनों ही प्रिजर्व्ड हो जाते हैं, तो उसे हम परिरक्षित होंगे, तो ये अश्मीभूताश्म कहलाते हैं। इनकी कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें जीवित प्रतीत होती हैं। अश्मीभूताश्म का निर्माण पादप उत्तक में लगभग 20 खनिजों के प्रतिस्थापन से होता है और इसके अतिरिक्त पादप उत्तक के विघटन से बने अनेक यौगिक जैसे कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ह्यूमिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि भी अनेक प्रकार के अघुलनशील पेट्रीफाइंग एजेंट्स के अवक्षेपण में सहायक होते हैं। इस प्रकार के जीवाश्मों में जीवित पादप में पाए जाने वाले कुछ पदार्थ जैसे सेल्यूलोज, लिग्निन आदि भी पाए जाते हैं। यद्यपि अध्ययन की दृष्टि से ये तो जीवाश्म सबसे उपयुक्त हैं, परंतु ये सबसे दुर्लभ प्रकार के जीवाश्म, इस प्रकार के जीवाश्म बहुत कम मिलते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये एक वुड फॉसिल है, एक पेट्रिफैक्शन वुड फॉसिल है, इसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर भी स्टडी कर सकते हैं। तीसरे प्रकार के जीवाश्म है इनक्रस्टेशन फॉसिल्स या परपटाश्म। चित्र में आप देख पा रहे हैं इस प्रकार के फॉसिल का ये एक उदाहरण है कि इन जीवाश्मों में क्या पादप अंगों के बाह्य स्वरूप पूर्णतः प्रिजर्व हो जाते हैं। जीवाश्मों के बाह्य स्वरूप जो है वो पूर्णतः प्रिजर्व हो जाते हैं और ये पादप अंगों की सतह पर कार्बोनेट आदि खनिज यौगिकों के अवक्षेपण से बनते हैं। इनमें अश्मीभूताश्म की भांति पौधों के कार्बनिक पदार्थ तथा कोशिकीय विवरण नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार के जीवाश्म पूरा वनस्पति के अध्ययन के लिए उपयुक्त होते हैं। आकार के अध्ययन के लिए, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी के लिए इस प्रकार के जो जीवाश्म वो उपयुक्त होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर इसमें भी हम स्टडी नहीं कर पाएंगे। इंप्रेशन फॉसिल्स या मुद्राश्म, तो ये जीवाश्म अवसादों पर यानी सेडिमेंट्स पर पौधों अथवा उनके अंगों की केवल छाप होते हैं। आप नाम से पता चल रही है उनकी इंप्रेशन यानी कि उनकी केवल छाप आपको दिखाई देती है। होता उनमें कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ उस चट्टान के ऊपर उनके छाप आपको दिखाई देती है। इस प्रकार के जीवाश्म के द्वारा
हम पत्ती, फूल, तने आदि की बाह्य संरचनाओं का अध्ययन इजीली कर पाएंगे। इनमें संपीड़ जीवाश्मों की भांति कार्बनिक पदार्थ नहीं पाए जाते हैं, इनमें केवल छाप होती है। नेक्स्ट है कॉम्पैक्टेशन फॉसिल्स। सहन जीवाश्म, इन्हें ममीकृत पादप भी कहते हैं। ये वे जीवाश्म होते हैं जो पादप अथवा पादप अंगों के परस्पर दाब से बने होते हैं, तो इन्हें कॉम्पैक्टेशन फॉसिल कहते हैं। और इनमें परस्पर पादप अंगों के बीच कोई मध्यवर्ती पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। कुछ पादप अंग जैसे कोई लेदरी लीव्स, हार्ड जो फ्रूट्स हैं, वो सीड्स हैं, वो ममीकृत रूप में परिरक्षित हो जाते हैं। इस प्रकार के जीवाश्मों में रासायनिक पदार्थों का अध्ययन भी किया जा सकता है तथा इनके अध्ययन के लिए इनके सेक्शंस भी माइक्रोटोमी से काटे जा सकते हैं। नेक्स्ट है कॉल बॉल्स। ये लगभग गोली आकार के अश्मीभूत पादप अंग हैं जो कॉल बॉल कहलाते हैं। कोयले में उपस्थित अधिकांश जीवाश्म इसी रूप में पाए जाते हैं। और जो अधिकांश कॉल बॉल जो है वो लोकलाइज्ड, यानी कि जो लोकल रीजन्स हैं, कुछ स्पेसिफिक उन क्षेत्र लोकलाइज्ड क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनका आकार गोल अथवा अनियमित होगा और तथा इनका अमाप में अत्यंत विविधता पाई जाती है। और मेनली जो कॉल बॉल्स होते हैं वो लोकलाइज्ड क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें एम्बर। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल है कि जो एम्बर फॉसिल है, ये एम्बर वास्तव में ये एम्बर कुछ नहीं होता है। ये जो कॉनिफर्स प्लांट जो होते थे उस वक्त, जो जिम्नोस्पर्म के जो शंकुधारी वृक्ष थे, उन वृक्षों में रेजिन नाल्स होती हैं, तो उन रेजिन उनसे निकलता था, रिश्ता था, और जो मिट्टी में जो क्षतिग्रस्त होकर अंगों से निकलकर वनों में, भूमि में एकत्रित हो जाता था। और इस रेजिन में अनेक छोटे पौधे व जीव परिरक्षित पाए गए हैं, इसे हम एम्बर कहते हैं। जैसे ये गोंद जिसे हम बोलते हैं, जो पेड़ से गोंद निकलता है, उस गोंद के अंदर जो वो चिपचिपा होता है, जो ताजा और चिपचिपा होता है, तो उनके अंदर कोई जैसे कोई कीड़ा है, कोई मच्छर है, कोई मक्खी है, कोई स्पोर है, कोई परागकण है, कोई सीड है, वो चिपक जाता है, तो उसके अंदर अगर वो प्रिजर्व हो जाता है, तो आप देख पा रहे हैं इस प्रकार ये एम्बर फॉसिल हैं, जिनके अंदर विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं, तितली है, ये देखो ये अलग अलग प्रकार के जीव हैं वो परिरक्षित आपको देख पा रहे हैं इसमें। तो वो इस प्रकार के जो फॉसिल हैं उन्हें हम एम्बर फॉसिल कहते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लास्ट है इसमें स्यूडो फॉसिल्स। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ चट्टानें या किसी भी पादप अंग या प्राणी का रूप ले लेती हैं, उस किसी पादप अंग की तरह या प्राणी की तरह में दिखती हैं चट्टानें, और उन चट्टानों को वैज्ञानिक जीवाश्म समझ करके ले आते हैं लेबोरेटरी में, और जब उनका अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उन्हें पता लगता है कि ये कोई जीवाश्म नहीं है, ये तो सिर्फ एक चट्टान है या पत्थर है, तो ये जीवाश्म नहीं होते हैं। तो इन स्पेसिमेंस को स्यूडो फॉसिल कहते हैं, यानी कि जो फॉसिल्स नहीं है लेकिन लगते फॉसिल जैसे हैं, तो फिर उन्हें हटा दिया जाता है, वो फॉसिल नहीं है तो उन्हें हम स्यूडो फॉसिल कहते हैं। तो ये कुछ जीवाश्म के प्रकार थे, और फॉसिलाइजेशन की प्रोसेस हमने देखी, किस प्रकार से प्रतिस्थापन सिद्धांत और इनफिल्ट्रेशन थ्योरी के द्वारा किस प्रकार से जीवाश्म बनते हैं का अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक फॉसिल टेरिडोफाइट राइनिया के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।